Hi friends. So today we are going to study about metals and non-metals important questions based on MCQs. और क्यों हम MCQs कर रहे हैं दैट यू बेटर नो, क्योंकि हमारे SA1 जो है वो बहुत नज़दीक आ चुके हैं। बहुत से स्कूलों में डेटशीट तक आ गई है और अब सभी बच्चे इम्पोर्टेंट MCQs करना ही चाहेंगे। सो उसी बीच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं कहूँ तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपके बीच आज कराऊंगा इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो पक्का डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज़ अ वेरी बिग चैप्टर, बहुत ही लेंदी चैप्टर है और इसमें से एक पार्ट छोटा सा आपका डिलीट भी कर दिया गया था, दैट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स गिवन ऑन पेज नंबर 49 to 50। ठीक है दोस्तों, वो आप देख लीजिएगा। तो आई थिंक वीडियो देखने से पहले आप चैप्टर पढ़ चुके होंगे या फिर आपको चैप्टर समझ आ चुका होगा। सो अब आपके बीच में MCQ शुरू कर रहा हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको नहीं आएगा तो सॉल्यूशन मैं बताऊँगा, लेकिन पहले एक एक दफ़ा खुद से ट्राई करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। सो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो आपके बीच आ पहुँचा है। वो है, विच वन ऑफ द four metals would be displaced from the solution of its salt by the other three metals। तो अब हम इसमें हमको चार मेटल दे रखे हैं और हमको बताना है मेनली कि इसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है। समझ रहे हैं कि कौन सा किसको डिस्प्लेस कर सकता है। अब इसके लिए पता है हमारा क्या काम आएगा। इसके लिए हमारा काम आएगा रेजिस्टिविटी सीरीज़, जो कि हमारी NCERT बुक में भी दे रखी है दोस्तों। और अभी भी अगर आपने रेजिस्टिविटी सीरीज़ को याद नहीं किया है तो आई विल सजेस्ट कि आप ज़रूर से ज़रूर याद करें। दैट इज़ गिवन ऑन द पेज नंबर 45 ऑफ योर NCERT बुक। सो दोस्तों हम देखते हैं कि Mg जो है, इन सब में से Mg जो है वो सबसे ज़्यादा जिसकी रेजिस्टिविटी है वो है Mg। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, आई थिंक आपने भी मार्क किया होगा, दैट इज़ Mg। ठीक है दोस्तों, वेरी इजी। और ये CBSE 2016 में पूछा भी गया था। दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही ये इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों इस बीच हमारे बीच आ चुका है अगला क्वेश्चन। जनरली metals are solid in nature. Which one of the following metals is found in liquid state at room temperature? अब ये हमको दुविधा में डाल दिया गया है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर बार ही ये एग्ज़ाम में आता है। CBSE 2012 से उठाया है मैंने ये क्वेश्चन। और क्या है, देखिए, सोडियम तो हमको पता है भाई कि ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो सॉलिड ही रहता है। आयरन भी सॉलिड होता है, Cr भी सॉलिड होता है। बचा Hg, दैट इज़ मरकरी। और ये हमको पता है कि मरकरी जो है वो हमेशा ही लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, एंड दैट इज़ वन ऑफ द ओनली मेटल। ठीक है दोस्तों, ये हमारी NCERT में भी गिवन है। तो चलिए दोस्तों, ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और हम इस पर टिक कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। तो चलिए दोस्तों, दैट इज़ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड देन रिफाइनिंग देम फॉर यूज़ इज़ नोन एज। आप खुद बताएं एक बार वीडियो पॉज करके। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपने इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर की होगी। तो अब मैं आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताने वाला हूँ, तो आप देखते जाइए बस। पहले हम गलत ऑप्शंस को देखेंगे, उसके बाद हम सही ऑप्शंस को देखेंगे, ताकि हमारी नॉलेज बढ़ती जाए। दोस्तों डेंसिटी तो हो नहीं सकता, क्योंकि सभी को पता है कि डेंसिटी तो भाई इससे कुछ लेना देना ही नहीं है हमारा डेंसिटी का। सही बात है ना दोस्तों, इससे तो हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है, मतलब कि बहुत दूर की बात हो गई है। तो उसके बाद मेलेबिलिटी, जहाँ तक हम देखें इसको एक बार छोड़ते हैं हम। मेटलर्जी तो नहीं है, कोरोजन भी नहीं है। सो भाई इसका करेक्ट आंसर है मेलेबिलिटी, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड देन रिफाइनिंग देम फॉर यूज इज नोन एज मेलेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, समझिए बात को।
चलिए आगे चलते हैं। सो दोस्तों हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। अब भाई मेटल तो हमको पता है कि वन एक ही होता है, मरकरी। अब जो नॉन मेटल है वो होता है भाई ब्रोमाइन। ये मैंने पहले ही टिक कर दिया क्योंकि दैट इज़ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेम द प्रॉपर्टी विच स्टेट्स दैट मेटल्स हैव ए शाइनिंग सरफेस। अब हमको बताना है कि शाइनिंग सरफेस क्या होता है, हमको कैसे पता चलता है, उसकी प्रॉपर्टी को कहते क्या है एक्चुअली में, उसकी प्रॉपर्टी को हम कहते क्या हैं, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, तो आप देखते जाएं। सो पहला है डक्टिलिटी। नो, डक्टिलिटी कैसे हो गया मेरी भाई, डक्टिलिटी तो मतलब वायर वाला हो गया ना, वायर में होगा। तो लस्ट्रस एक बार हम छोड़ देते हैं। सोनोरस तो भाई घंटी बजने वाला हो गया, वो भी नहीं। मेलेबिलिटी तो हमने अभी देखा, वो भी नहीं है। तो भाई रह गया लस्टर, लस्ट्रस, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो शाइनिंग जब हमारा कोई मेटल होता है उसका सरफेस होता है, दैट इज़ लस्ट्रस। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन जो है, अब हम करेंगे एजर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस पे। समझ रहे हैं आप, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे हम। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जो कि आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। और कुछ मेरे भाइयों को तो ये भी नहीं पता कि एजर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है। सो दोस्तों इसमें आपको एक एजर्शन दिया जाएगा विच नथिंग मीन्स, जस्ट एजर्शन का मीनिंग होता है फैक्ट, और एजर्शन का सही रीज़न जो रीज़न दे रखा है उसके नीचे। सो ए ऑप्शन का मतलब होगा कि एजर्शन और रीज़न दोनों ठीक है, और रीज़न जो है वो एजर्शन का बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो बी ऑप्शन होगा, ठीक है दोनों स्टेटमेंट्स तो ठीक है बी ऑप्शन में, लेकिन जो रीज़न है वो गलत है। सी में दोनों चीज़ें फॉल्स होंगी, और डी में जो है अपना दोनों चीज़ें ट्रू होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। अब पहला क्वेश्चन है, उसमें एजर्शन दे रखा है मेटलॉइड्स शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दैट इज़ बिल्कुल ओके है, ठीक है ना। अब उसका रीज़न दे रखा है दैट कार्बन इज़ मेटलॉइड, ये थोड़ा गड़बड़ कर गया। अब हम इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों, इसका जो हमारा आंसर होगा वो एक बार आप खुद से ट्राई करें। सो आई थिंक आपने खुद से करने की कोशिश ज़रूर की होगी, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ सी। अब इसका मतलब क्या है सी का, एक बार वो भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो सी ऑप्शन का मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि एजर्शन तो ठीक है कि मेटलॉइड्स प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है ये तो ठीक है, लेकिन जो कार्बन इज मेटलॉइड है ये गलत है। आई थिंक मैंने थोड़ा पहले गलत बोल दिया था, लेकिन अब सही बता रहा हूँ कि सी जो ऑप्शन होता है उसका मतलब ये होता है कि एजर्शन जो है वो ठीक है, करेक्ट है, लेकिन रीज़न जो है वो गलत है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी। ओके दोस्तों, चलिए आगे। एजर्शन है इसमें सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ठीक, ठीक है। और इसका रीज़न है कि कंडक्टर अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। सो इसके दोनों ही ठीक हैं, इसलिए बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, कि सब कुछ ही ठीक है इसमें। तो आगे देखिए, अगला है मेटल्स आर जनरली ब्रिटल, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है मेटल्स आर जनरली ब्रिटल, नॉन मेटल्स आर यूज्ड टू टेक इलेक्ट्रिक वायर्स। तो दोस्तों जैसा कि आप अंदाज़ा लगा ही पा रहे होंगे, इसमें तो दोनों ही चीज़ें जो हैं ये वाले क्वेश्चन में गलत हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, जिसमें कि दोनों ही चीज़ें गलत हैं। तो चलिए अगली एजर्शन पर चलते हैं। फोर्थ, सोडियम मेटल्स कैचेस फायर व्हेन केप्ट इन वाटर, ठीक है। अब ये कह रहा है सोडियम मेटल जो है वो फायर कैच कर लेता है व्हेन केप्ट इन वाटर, ठीक है दोस्तों। ये तो कहीं ना कहीं गलत, नहीं गलत तो नहीं कह सकते, ठीक नज़र आ रहा है। देखते हैं आगे क्या है। सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। सो दोस्तों इसमें तो हमको सब कुछ ही ठीक नज़र आ रहा है, दैट इज़ फैक्ट कि जो सोडियम है वो कैच कर लेता है फायर। और सोडियम जो है वो एक रिएक्टिव मेटल भी है, जो हमारी अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज़ में भी देखें जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं, उसके मुताबिक भी जो सोडियम है वो दूसरे नंबर पर आता है, दैट इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। सो आप समझ सकते हैं कि ये जो है वो बिल्कुल ठीक है दोनों ही चीज़ों में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे, अगले की फिफ्थ एजर्शन एंड दैट इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन।
आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, बिल्कुल ठीक है, लेकिन रीज़न जो है इसका आयोनिक कंपाउंड्स है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दैट इज़ फॉल्स। हमको पता है कि जो आयरन का जो आयरनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो वेरी हाई होता है, ठीक है, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी में भी दे रखा है। और क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। और क्यों रिक्वायर्ड है, टू ब्रेक द इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। सो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ सी। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पे हमने किए आज बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप इनको बार बार ट्राई करें, क्योंकि हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि अब और नहीं आएंगे, और भी आते रहेंगे। बट द थिंग यू हैव टू डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल नोटिफिकेशन, सो दैट आपको हर एक चीज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। समझ रहे हैं दोस्तों? सो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप ऐसे ही स्टडी को एंजॉय करते करते पढ़िए, और लगातार ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ आती रहेंगी। साथ ही साथ चैप्टर्स जो बड़े बड़े होते हैं वो चुटकियों में हल कर देते हैं हम, आपको पता ही है। सो बने रहें YKP यूट्यूब की पढ़ाई के साथ।